रानी परी की बेटी की मूछें। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर से परी लोक पर ढेर सारी परियां हंसी खुशी से रह रही थी। परियों का जीवन बिल्कुल आम जीवन था। वो भी सभी आम लोगों की तरह दैनिक जीवन के कार्य करती थी, जैसे खाना बनाना, नदी से पानी भरना और भी कई तरह के कार्य करना। परीलोक में चारों तरफ बहुत ही हरियाली छाई रहती थी, जिसमें सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले थे, गुलाबी, पीले, नीले, जो सूरज की तरफ मुंह करके खिले हुए थे, जिनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। चारों तरफ चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही थी। ये सारी चीजें एक खुशहाली का प्रतीक थी। वहीं रानी परी इस समय गर्भवती थी और वो बहुत ही जल्द एक संतान देने वाली थी। रानी परी का सभी परियां बहुत ध्यान रखती थी। समय पर खाना देना और उनकी सेवा करना, ये सारे कार्य करती थी। एक दिन लाल परी रानी परी से कहती है, रानी परी, अब तो बहुत ही जल्दी खुशखबरी का दिन आने वाला है। आपको क्या लगता है, आपको राजकुमार होगा या राजकुमारी? मुझे तो लगता है कोई राजकुमार ही होगा। देखो लाल परी, राजकुमार हो या राजकुमारी, हमारे जिगर का टुकड़ा होगा। और तुम जानती हो ना, आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। इस तरह रानी परी लाल परी से बातें करती है। उसके बाद लाल परी वापस रानी कक्ष से बाहर आ जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और रानी परी एक संतान को जन्म देती है। सभी परियां दूर दूर से रानी परी की संतान को देखने के लिए आती है। जब रानी परी अपनी संतान को देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। वो एक कोमल नाजुक मूंछ वाली परी थी। अपनी संतान की मूंछ देखकर परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, जो कि रानी परी की वो पहली संतान थी। इसलिए रानी परी को अजीब भी लगा था। जब अन्य परियां रानी परी की संतान को देखती है तो वो रानी परी के सामने तो कुछ नहीं कहती, मगर पीठ पीछे हंसने लगती है। तुमने देखा रानी परी की बेटी कैसी है? उसकी तो मूंछ है। अरे हाँ, मैंने भी देखा। वो तो दिखने में बहुत ही जोकर नजर आ रही थी। चलो अच्छा ही है, कम से कम रानी परी को अपनी संतान के ऊपर घमंड तो नहीं होगा। दोनों परियों को बात करता लाल परी सुन लेती है और वो आकर कहती है, तुम दोनों परियां ये क्या बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना रानी परी कितनी अच्छी है, और तुम पीठ पीछे उनका मजाक बना रही हो। अगर रानी परी को पता चल गया तो वो तुम्हें दंड दे सकती है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम रानी परी की पुत्री को गिफ्ट दो और यहाँ से चली जाओ। लाल परी की बात सुनकर परी को गुस्सा आ जाता है, परंतु वो लाल परी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि लाल परी रानी परी की बहुत खास परी होती है। परी रानी परी को गिफ्ट देती है और वहाँ से दूसरी परी के साथ बातें करते करते जाने लगती है। देखा तुमने किस तरह ये लाल परी हमें सुना रही थी? हमने कौन सा कुछ बुरा कह दिया? सच ही तो कहा था। अब रानी परी की पुत्री की मूंछ है तो है, खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। चलो हम चलते हैं। इतना कहते कहते दोनों परियां चलने लगती है। यहाँ पर जो भी लोग रानी परी की पुत्री को देखने आते, वो पुत्री की मूंछ देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, परंतु वो कुछ नहीं कहते और रानी परी को भेंट देकर चले जाते हैं। रानी परी अपनी पुत्री का नाम महिमा रखती है। रानी परी महिमा की अच्छी परवरिश करती है। धीरे धीरे महिमा 6 वर्ष की हो जाती है। महिमा परीलोक के स्कूल में पढ़ने जाती है। उसकी कोई भी दोस्त नहीं बनती, क्योंकि महिमा की मूंछें थी, बल्कि महिमा की कक्षा की अन्य परियां महिमा को उसकी मूंछों के कारण चिढ़ाती थी। अरे रिया, देखो सामने से कौन आ रहा है, एक मूंछ वाली परी। अरे हाँ, तुम तो सही कह रही हो, ये तो वही मूंछ वाली परी है। इसकी मूंछ तो देखो एकदम ताऊ की जैसी लग रही है। सोचो, अगर ये मूंछें किसी राजा महाराजा की होती तो आज महिमा कितनी फेमस होती। राजा महाराजा की? अरे ये महिमा भी तो हमारी रानी परी की इकलौती पुत्री है, किसी राजा से कम थोड़ी ना है। अरे रुको महिमा, कहाँ जा रही हो तुम? इनकी बातों में मत आओ। आओ मैं तुम्हें कुछ सलाह देती हूँ। हमारे स्कूल के थोड़ा आगे चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्यूटी पार्लर आता है। मैं तो कहती हूँ तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारी मूंछों का कुछ न कुछ इलाज तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आज से कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है?
ये मुझ भगवान की दी हुई है, तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। परी महिमा को समझाती है, परंतु महिमा ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार नहीं होती और वो लड़कियों के चढ़ाने के बाद उदास होकर वापस अपने कक्ष पहुँच जाती है और वो अपने कमरे में उदास बैठे हुए कुछ सोच रही होती है। तभी रानी परी महिमा के कक्ष में आती है। क्या हुआ महिमा, आज तुम कुछ उदास नजर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगी। माँ, आप तो सब जानती हैं, मेरी ये मूछ मेरी नाक कटवा दी है। परीलोक में किसी भी परी की मूछ नहीं है, फिर माँ मेरी मूछ क्यों है? बेटा, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया होता है वो कुछ सोच कर दिया होता है। तुम इस बात के लिए घबराओ मत, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस तरह रानी परी महिमा को समझाती है और महिमा समझ जाती है। महिमा हमेशा परियों की बातों को अनदेखा कर देती है और अपने आप में मगन रहती है। एक दिन परीलोक में एक जादूगरनी आती है और वो वहाँ पर परियों को किडनैप करने लगती है। जादूगरनी को 5 परियों की बलि चढ़ानी थी, जिससे जादूगरनी बहुत शक्तिशाली बन जाती। जादूगरनी महिमा को खेलते हुए देखती है। महिमा अकेले खेल रही होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। ये लड़की यहाँ पर अकेले खेल रही है, मैं इसको यहाँ से उठाकर अपनी गुफा में ले जाती हूँ और इसकी बलि चढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। जादूगरनी महिमा को अपनी शक्ति से कैद कर लेती है और उसे गुफा में ले जाती है। गुफा में जादूगरनी महिमा की बलि देने को तैयार हो जाती है। तभी जादूगरनी के जादुई गोले से एक आवाज आती है। रुक जाओ महान जादूगरनी, यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम किसकी बलि दे रही हो? तुम्हें शक्तिशाली बनने के लिए 5 परियों की बलि देनी थी और यह परी कोई आम परी नहीं है, इसकी मूंछ है। मुझे इसकी बलि देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यह होगा कि तुम इसे वापस छोड़ आओ और जाकर दूसरी परी उठा ले आओ। क्या कहा तुमने? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी इतनी मेहनत बर्बाद कर दी, अब मैं इसे वापस छोड़ने जाऊं? हाँ महान जादूगरनी, तुम्हें इसे वापस छोड़कर आना ही होगा, क्योंकि यह रानी परी की इकलौती पुत्री है। अगर इसे कुछ भी हुआ या समय पर यह घर नहीं पहुंची, तो रानी परी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी और वह तुम्हें अपनी शक्तियों से खत्म कर देगी। तुम्हारा एक भी कर नहीं बचेगा। जादूगरनी महिमा को वापस छोड़कर आ जाती है। महिमा जादूगरनी की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन महिमा की मूछें होने के कारण महिमा बच जाती है और जादूगरनी उसे वापस छोड़ आती है। जादूगरनी वापस अपनी गुफा में चली जाती है। महिमा रानी परी को सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ क्या क्या दुर्घटना हुई। रानी परी ये बात सुनकर सभी परियों को बुलाती है। परियों, तुम जानती हो हमारे परीलोक से 4 परियां गायब हो गई है और वो 4 परियां जादूगरनी लेकर गई हैं और वो 5वीं परी की तलाश में थी। उसने मेरी बेटी महिमा को उठाने का प्रयास किया, परंतु मेरी बेटी के मूछे होने के कारण वो आज जिंदा बच गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मिलकर जादूगरनी को कैद कर लो और उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है रानी परी, जैसी आपकी आज्ञा हो। हम सभी अभी जाते हैं और जादूगरनी को कैद करके लाते हैं। महिमा के बताए अनुसार सभी परियां जादूगरनी की गुफा के बाहर पहुंच जाती है। जादूगरनी अभी अपनी तपस्या में लीन थी, इसलिए उसे परियों के आने का अनुभव नहीं होता। परियां अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी को कैद कर लेती है और जादूगरनी के उस जादुई गोले को खत्म कर देती है। फिर सभी परियां मिलकर जादूगरनी को रानी परी के सामने ले जाती है। रानी परी, जैसे आपने कहा हमने वैसा कर दिया। हम जादूगरनी को ले आए हैं और हमने उसके जादुई गोले को खत्म कर दिया है। अब ये जादूगरनी कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। बहुत अच्छा किया तुमने। परियों, देखा आज मेरी बेटी महिमा के कारण ये जादूगरनी हमारी कैद में आ गई। अगर आज मेरी बेटी की मूछें नहीं होती तो शायद मैं अपनी बेटी को गवा देती। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। झुमरी अपने माता पिता के साथ बागपत गांव में रहती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके सांवले रंग के कारण सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे।
और उसके शादी में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। एक दिन झुमरी के घर लड़के वाले झुमरी को देखने आते हैं। रम्या और मथुरा अपनी हैसियत से ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन लड़के वाले झुमरी को रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी बहुत बेइज्जती भी करते हैं। इस लड़की को देखने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? कितनी काली है ये, जहाँ जाएगी वहाँ अंधेरा कर देगी। किस्मत फूटी होगी उसकी जो इस काली कलूटी को देखकर जाएगा। बहन जी, छोटा मुंह बड़ी बात। आपका बेटा कोई राजकुमार नहीं है। हमारी बेटी को बहुत बड़े घर का लड़का सफेद घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुगंधा का रिश्ता पक्का हो जाता है, जो उसकी चाची की लड़की होती है। सुगंधा के माता पिता उसके शादी की बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं। सुगंधा की माता सुगंधा के लिए लहंगा लेने जा रही होती है, तभी दरवाजे पर झुमरी आ जाती है। हाय मोरी मैया, क्या बिल्ली की तरह रास्ता काट के सामने खड़ी है? सुगंधा के लिए लहंगा लेने जा रही हूँ। चल कल मुही, तू भी चल और अपने अम्मा को भी बोल दे चलने के लिए। अपने चाचा चाची और सुगंधा के साथ झुमरी अपनी माँ को लेकर सुगंधा का लहंगा लेने जाती है। लहंगे वाले एक एक लहंगे दिखाने लगता है। सुगंधा अपने लिए एक लहंगा पसंद कर लेती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी झुमरी की नज़र एक कोने पर पड़े लहंगे पर पड़ती है और वो लहंगे वाले भैया से पूछती है, भैया वो लाल कलर का लहंगा जो जमीन पर पड़ा है वो दिखाना तो जरा। वो लहंगा आपके लायक नहीं है, वो काफी टाइम से कोने में ही पड़ा है। वो डिफेक्टेड है, उसे तो चूहे ने भी कुतर दिया है। अब ऐसे ही किसी गरीब को दे दूंगा, वो बेचने के लिए नहीं है। अच्छा भैया, तो फिर हमें ही दे दो। ऐसी बात है तो ठीक है, ले जाओ आप ही। लहंगा लेकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। लहंगा लेकर झुमरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पूरी रात उस लहंगे को अपने सीने से लगाकर सोती है। अगले दिन जब झुमरी उठकर शीशे में चेहरा देखती है तो यकीनन उसे यकीन नहीं होता कि वो वही है। क्या ये मैं हूँ? मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? कोई जादू तो नहीं हो गया? अपने आप से ये कहकर झुमरी खुशी से पागल हो जाती है और अब पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रातों रात झुमरी का रंग साफ हो गया। इधर सुगंधा और उसकी माँ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुगंधा की शादी का दिन नजदीक आ जाते हैं और बारात दरवाजे पर आ जाती है और झुमरी भी अपना वही लहंगा पहनकर तैयार होकर शादी में आ जाती है। उसे देखकर लड़के वाले झुमरी को पसंद कर लेते हैं और सुगंधा के साथ अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। शादी होने ही वाली होती है, तभी लड़के वाले ये बोलते हैं, आप लोग हमें माफ करिए, हम लोग सुगंधा से रिश्ता तोड़ते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। घर में इतनी खूबसूरत लड़की को छुपा रखा है और हमें पता ही नहीं है। हम अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो हमारे लड़के के साथ झुमरी की शादी कर दो। झुमरी की चाची झुमरी को कोसने लगती है। हे भगवान, हमारी बेटी की खुशियाँ निकल गई। अरे किसने कहा था तुझे इतना सच सवर कर दूल्हे के सामने आने की? हाँ, अब हमारी बेटी की जगह ये राज करेगी उस घर में। किस्मत ही फूटी थी हमारी जो उसको लहंगा लेने के लिए अपने साथ ले गए। झुमरी की शादी उस दूल्हे से हो जाती है। झुमरी शादी करके इस घर से चली जाती है। झुमरी का अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। सभी लोग उसे बहुत मान सम्मान देते हैं और यहाँ दूसरी तरफ झुमरी को एक बात समझ नहीं आती। अरे अचानक ये हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? पहले तो हम इतने गोरे हो गए, फिर हमारी शादी इतने बड़े घर में हो गई। कोई न कोई बात तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ससुराल में झुमरी की सब बहुत तारीफें करते हैं। ये सब देखकर उसकी नंद आलिया को बहुत जलन होती है। अब आलिया धीरे धीरे करके घर में सभी जनों को झुमरी के खिलाफ कान भरने लगती है। झुमरी का पति केशव अब हर बात पर झुमरी पर चिल्लाने लगता है। एक दिन आलिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी भाभी को देखो तो जरा, पूरा दिन खाली ही बैठी रहती है। ऐसे उनका मन कैसे लगेगा? अगर घर के कामकाज करेगी तो उनका दिमाग बटा रहेगा। अब से काम वाली को घर पर आने के लिए मना कर दो। अगले ही दिन झुमरी की सास काम वाली को घर से हटा देती है और घर के सारे काम काज झुमरी के कंधे पर आ जाता है। झुमरी अब पूरे दिन भर घर का काम करने लगती है।
वो थक जाती है और थकान के मारे उसके चेहरे से उसकी थकान साफ दिखने लगती है। एक दिन झुमरी अपने कमरे में दुखी होकर रोने लगती है और अपने आप से कहती है ऐसा लगता है मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। घर में एक काम वाली से ज्यादा मेरी कोई इज्जत नहीं है। पूरे दिन घर का काम करने के बाद भी सब मुझे कितने ताने देते हैं। मैं अपना दुख बताऊं तो बताऊं किसे? अपने माता पिता को भी नहीं बोल सकती, नहीं तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। झुमरी की सारी बातें कोने में पड़ी हुई लहंगा सुन रही थी। तभी अचानक उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक लड़की की आत्मा निकलकर बाहर आ जाती है और आत्मा झुमरी से बोलती है, झुमरी तुम रो रही हो, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हुए। तुम कौन हो और तुम्हारे इस लहंगे से क्या रिश्ता है? मैं वो अभागन हूँ जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक समय पर बहुत काली थी। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी ने मेरा कहीं पर रिश्ता करवाया। मैं शादी के जोड़े में तैयार अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन एंड मौके पर उसने शादी करने से मना कर दिया। दुखी होकर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से ये लहंगा खुद उस इंसान को ढूंढ लेता है जिसे उसकी जरूरत होती है और उसके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। इतना कहकर आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सारी बातें सोचकर झुमरी रोते रोते सो जाती है और अगली सुबह जब उठकर देखती है तो वो पाती है उसके घर में पहले की तरह काम वाली बाई आ जाती है और केशव का रवैया भी अब झुमरी की तरफ बहुत अच्छा हो जाता है। अरे झुमरी, आओ बैठो मेरे पास। आजकल तुम तो मेरे से बात ही नहीं करती हो। मैं सोच रहा था कि आज हम खाने पर बाहर चलते हैं। झुमरी केशव की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, इस लहंगे ने तो अपना काम कर दिया। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, ये लहंगा हमारे पास आया। अब मैं इस लहंगे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए ही किया करूँगी। ये सब देखकर आलिया को कुछ शंका होती है और फिर उसका ध्यान झुमरी के लहंगे की तरफ जाता है और वो ये सोचती है कि कहीं ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं। अचानक मम्मी और भैया को क्या हो गया? इन पर मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो मैं वो लहंगा इससे चुरा लूंगी और उन्हीं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करूंगी। इतना सोचकर आलिया झुमरी के कमरे से वो लहंगा चुरा लेती है। झुमरी की तरह लहंगे के सामने रोने लगती है और कहती है ये लहंगा और झुमरी को सबकी नजरों में गिरा दो। उसने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मेरी मम्मी भी मुझसे छीन ली। तुम जादुई हो तो तुम अपना चमत्कार दिखाओ। इतना बोलकर आलिया रोते रोते सो जाती है और दूसरी तरफ झुमरी को ये पता चल जाता है कि उसका लहंगा उसकी जगह से गायब है। अरे, मेरे लहंगे को पता नहीं किसने चुरा लिया। अब मेरी मदद कौन करेगा? अगले दिन झुमरी पूरे घर में अपना लहंगा ढूंढती है और सबसे पूछने लगती है कि उसका लहंगा किसी ने देखा है क्या। और यहाँ आलिया इसलिए परेशान रहती है कि लहंगा उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। झुमरी रोते हुए आलिया के पास पहुँचती है। दीदी, मेरा लहंगा नहीं मिल रहा है। वो मेरी शादी का लहंगा है। आपने देखा है क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों देखने लगी भला तुम्हारे उस देहाती लहंगे को? अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं उस लहंगे को? कहाँ ढूंढूं अपने लहंगे को? एक काम करती हूँ, थाने में रिपोर्ट लिखवा देती हूँ। ये सुनकर आलिया मन ही मन सोचने लगती है, अरे, अगर ये गवाह रिपोर्ट लिखवाने चली गई तब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। उस लहंगे से तो मुझे कुछ मिला नहीं, खामखा इस झमेले में फंस जाऊंगी। इतना सोचकर वो बोलती है अरे भाभी, क्या रिपोर्ट लिखवाने जा रही हो? आपने कहीं रख दिया होगा, मिल जाएगा। इधर उधर कहीं रखा होगा। चलो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ ढूंढने में। आलिया चुपके से मौका पाते ही अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि लहंगे को घर से गायब कर देती हूँ। आलिया लहंगे को हाथ में लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। ये लहंगा तो बिल्कुल कचरा है, कचरा। मैंने तो बेकार में इसे चुरा लिया। उस गवार के ही लायक है ये तो। लहंगा अपनी बुराई सुन नहीं पाती और अपनी डोरी से आलिया का गला बांध देती है। गला बांधने पर आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आलिया की चीख सुनकर झुमरी पहुंचती है
पर ये सब देखकर झुमरी बोलती है, अरे ऐसा लहंगा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लहंगा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे परिवार की ही जान का दुश्मन बन जाए। झुमरी आलिया को बचाने के लिए उस लहंगे को छीनकर उसमें आग लगा देती है और बहुत रोती है। और क्या करती, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था। मेरी शादी का लहंगा जल गया। अब ठीक तो है ना आलिया दीदी? ये सब देखकर आलिया का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर वो अपनी भाभी झुमरी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी आपने मुझे बचाने के लिए अपना पसंदीदा शादी का लहंगे को जला दिया। अरे आलिया दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? इस परिवार से बढ़कर अब हमारे लिए कुछ नहीं है। अब आलिया और झुमरी दोनों बहनों की तरह रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ।